नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्याय। पाठ का शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। सबसे पहले इनके जीवन परिचय को जान लेते हैं। अरविंद कुमार सिंह, जिनका जन्म 17 जनवरी 1930 को माना गया है, ये हिंदी भाषा के महान लेखक रहे हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार है, जिसमें जूलियस सीजर, विक्रम सेंधव, सीता निष्कासन, हवा को किसने देखा है, हवा जो चलती रहती है, प्यारी सी सुंदर है मछली, ये विभिन्न रचनाएं हैं इनके। अब हम पाठ को शुरू करेंगे। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। लेखक इस पाठ में ये समझाना चाह रहा है कि जो चिट्ठियां हैं वो हमारे जीवन में कितनी महत्व रखती हैं, उसकी इम्पोर्टेंस आज भी हमारे जीवन में है। अभी आधुनिक युग के आ जाने से इसमें संचार के साधन में बहुत विकास हुआ है, नई टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी है। तो आज के ज़माने में चिट्ठी लिखना थोड़ा कम हो गया है, बहुत कम देखा गया है। लेकिन हम इस सुविधा वाले दुनिया में रहकर चिट्ठी लिखना नहीं भूल सकते, क्योंकि चिट्ठी का एक अपना आनंद है। उसको लिखने में जो सुकून होता है, जो संतोष प्राप्त होता है, वो आज के आधुनिक साधन से हमें नहीं मिलता। लेकिन शहर की बात करें या बड़े बड़े महानगर की बात करें, तो उनको अगर हम एक तरफ करें तो देखा जाए तो कोई गांव या सैनिक लोग जो आज भी इन चिट्ठी का प्रयोग करते हैं। तो ये पाठ इस चिट्ठियों से संबंधित है कि चिट्ठियाँ इस पूरी दुनिया में किस तरह से कार्य करती हैं, प्राचीन समय में क्या तरीका था और अभी क्या चल रहा है। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। पत्र से ही इन विभिन्न क्षेत्रों से हम काम कर सकते हैं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो या कला का क्षेत्र हो, या कोई डिबेट हो, कोई बात की बात करनी हो, यानी ऑफिशियल रूप में हम पत्र से ही अपने काम को कर सकते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य, जो रचनाकार लोग होते हैं, अपने अनुभवों को, अपने भावों को, अपनी घटनाओं को या जो वो लिखना चाहते हैं वो अपने साहित्य में लिख लेते हैं। तो लेखन कार्य क्या होता है, स्थायी होता है, बना रहता है और हम उसको संजो कर रख सकते हैं, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए ज्ञानवर्धक भी होता है और उनको कुछ जीवन में सीखने के लिए भी कार्य करता है। तो साहित्य पत्रों पर केंद्रित है, यानी दुनिया के जितने भी साहित्य है वो पत्र पर ही निर्भर रहते हैं और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्र ही है जिससे आधुनिक विकास हुआ है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, सभी पत्र को एक भाव से एक ही प्रयोजन में लेता है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो, क्योंकि हर क्षेत्र में, हर के कार्य में वो अलग अलग नाम से जाना जाएगा, लेकिन उसका भाव, उसका मकसद एक ही है। पत्र को उर्दू भाषा में खत कहते हैं और संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ीद कहा जाता है। तो विभिन्न भाषाओं में इसे अलग अलग नाम दिया है। पत्र यादों को सहेज कर रखता है, ये भी इसकी खासियत है कि पत्र क्या है, पत्र की महत्व इस प्रकार से कि उसको हम अपनी यादों में सहेज कर रख सकते हैं। यानी लोग अपनी भावनाओं को पत्र के माध्यम से जब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तब हम उनकी यादों को संजो कर रख सकते हैं, अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला होती है। हर व्यक्ति अपनी सोच, अपने विचार और अपने गुणों के अनुसार अपनी भावनाओं को पत्र में लिखता है। तो सभी की अपनी अपनी कला होती है और उस पत्र का अपना दायरा भी अलग होता है। दुनिया भर में हर रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंच जाते हैं।
यानी दुनिया भर में करोड़ पत्र ऐसे हैं जो जहाँ से भेजे जाते हैं वो अपना ठिकाना पहचानता है या कोशिश करता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, और वो अपने ठिकाने पहुँच जाते हैं। तो भारत की बात करें तो हम देखेंगे कि रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ जो हैं वो डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती है कि पत्र हमारे जीवन में कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी सही कहा है, सन 1953 में ये कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। यानी 1000 सालों तक का जो संचार का साधन है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का या वहां तक अपने मैसेज को, अपनी बात को कहने की जो चलन है वो बहुत पुराना है। उसको करने के लिए हरकारे कौन, रनर्स, जो उन तक पहुंचा देते थे, और तेज फुर्तीले दौड़ लगाने वाले घोड़े का भी हम इस्तेमाल करते आए। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे परिवर्तन आया, फिर पहियों ने उसकी जगह ले ली, फिर साइकिल के माध्यम से, रिक्शा के माध्यम से हम उनको पहुंचाते थे। फिर इसके बाद चलन आया रेलवे और तार का। तो इस प्रकार से संचार के साधन के रूप में देखा जाए तो इसमें बहुत तेज गति से और भारी बदलाव आया। लेकिन अगर तार की बात कहें तो तार ने तो क्या किया, रेल से भी तेज गति से संचार पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। यानी उस समय ये था कि जल्दी से जल्दी मैसेज तेज गति से या तुरंत लोगों तक पहुंचे तो वो लोगों की सुविधा के लिए ठीक रहेगा। तो वो कार्य देखा जाता था और उस साधन का प्रयोग अक्सर लोग किया करते थे। और तेज रफ्तार में उस समय तार को सबसे प्रमुख माना गया था। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, आधुनिक युग का विकास हुआ। फिर ऐसे में टेलीफोन, वायरलेस और रेडार, जो कि दुनिया बदल रहा है। तो इस प्रकार से इन साधनों ने दुनिया को बदलने का कार्य किया है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। यानी पिछली शताब्दी, पुराने समय की बात हम अभी कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या था, पत्र लिखने की एक कला का विकास हुआ। यानी लेखन का कार्य हम अपनी आवश्यकता, अपनी ज़रूरत के हिसाब से करते थे, लेकिन ये एक कला में आ गया, यानी इसकी कला के रूप में इसको ले लिया गया। तो डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा भी देनी पड़ी और इसके लिए विशेष प्रयास भी किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए, यानी लोगों को पत्र लिखना आना चाहिए, ये परंपरा बनी रहे, सदियों तक हमेशा बनी रहे, क्योंकि इसी से नई आधुनिक टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। तो हम पत्र के महत्व को नहीं भूल सकते। तो इसीलिए इसको बनाए रखने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल कर दिया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो इसके प्रयास में चल पड़े। विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किया था। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू कर दिया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। यह हम अभी देख रहे हैं कि जो बड़े शहर होते हैं, महानगर होते हैं, वहाँ पर लोगों की आबादी बहुत है, तो उनके उपयोग में या उनकी ज़रूरत के हिसाब से इस साधन का आवाजाही, लेन देन, कार्यकलाप, ये सभी प्रभावित रूप से उन पर कार्य कर रहा है। पर देहाती दुनिया की बात करें जो आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है, यानी देहात, जो गांव के कस्बे हैं, जो ढाणियाँ हैं, जहाँ इतना अभी विकास नहीं हुआ है, तो वहाँ अभी भी इन चिट्ठियों का प्रयोग वो करते हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। यानी चिट्ठियों का जो कार्य किया जा रहा था उसकी रफ्तार अब धीमी पड़ गई है। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि अभी आधुनिक युग से फैक्स का प्रयोग होने लगा, ईमेल का होने लगा और टेलीफोन, मोबाइल की सुविधा भी हो गई है, इसीलिए अब चिट्ठियों में रुचि कम हो गई है। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, कि लेन देन तो हो ही रहा है, चाहे उसका साधन अब नया हो गया है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो हम क्या देखते हैं, ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखवाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। यानी यहाँ उदाहरण दिया लेखक ने सैनिकों का, तो उनका जो पत्र के लिए उत्सुक होना है, इंतजार करना है, उनकी तो मिसाल दी जाएगी। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं रही।
परिवहन साधन के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। जैसे हम एक दूसरे के ज़्यादा पास रहने लग गए हैं, दूरियां बढ़ कम हो गई है। अगर दूर भी है तो हमारे पास साधन है, गाड़ियां हैं, तो हम उसके ज़रिए उन तक आसानी से पहुंच जाते हैं, तो वो दूरी हमें कम लगती है। इसलिए यहाँ लिखा है कि परिवहन साधन के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। यही इसका प्रमुख कारण माना गया है। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम इसके शेष अंश को पढ़ने के लिए। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।